दोस्तों नमस्कार। शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस वक्त सूडान नाम के देश में दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी चल रही है। हजारों नहीं लाखों लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। करोड़ों लोग घर छोड़कर रेगिस्तान, बॉर्डर और जंगलों में भटक रहे हैं। और हालात इतने खौफनाक हैं कि यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी खुद कहते हैं कि हमने ऐसे दृश्य पहले कभी देखे ही नहीं। दोस्तों 27 अक्टूबर 2025 येल यूनिवर्सिटी ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब ने कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी जारी की हैं। दोस्तों इन तस्वीरों में दूर से बस लाल रंग का एक बड़ा हिस्सा दिख रहा था। पहले लगा शायद कोई आग लगी हो, लेकिन जब एनालिसिस हुआ तो सामने आया कि बड़ी बड़ी सामूहिक कब्रें, खुले मैदानों में शवों के ढेर, इतना खून कि सैटेलाइट से जमीन लाल दिखाई दे रही थी। एल-फाशर शहर में घर घर जा कर रही है, यानी लोगों की पहचान देखकर उन्हें मारा जा रहा है। दोस्तों सूडान आखिर कहाँ है? अगर नक्शे में देखें तो सूडान अफ्रीका के ऊपर वाले हिस्से में, वेस्ट में लीबिया, चैड, ईस्ट में रेड सी के पार सऊदी अरब। यह जगह क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि रेड सी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट है। यूरोप एशिया का कनेक्शन यही से गुजरता है। गोल्ड और रिसोर्सेज की भरमार और हकीकत यह है कि सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। लेकिन दोस्तों यह सुनकर हैरान रह जाओगे, भारत साल में जितना सोना निकलता है, सूडान उससे 30 गुना ज़्यादा निकालता है। फिर भी यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है। क्यों? क्योंकि 90% गोल्ड स्मगल हो जाता है। पैसा आर्म्ड ग्रुप्स और हथियारों में लगता है। देश की सरकार के पास कुछ नहीं बचता। सत्ता की लड़ाई कैसे शुरू हुई? साल 2019 में देश में गरीबी, महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान लोग सड़कों पर उतर गए थे। उनकी मांग साफ थी कि डेमोक्रेसी चाहिए। डिक्टेटर अल-बशीर हटे, लेकिन क्या हुआ? 2 मिलिट्री जनरल्स ने मौके का फ़ायदा उठा लिया। जनरल अल-बुरहान आर्मी चीफ, जनरल मोहम्मद हमदान दगालो RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स के लीडर, दोनों ने मिलकर सरकार गिरा दी। और दोस्तों कुछ समय बाद यही दोनों आपस में लड़ पड़े, लेकिन किस बात पर? आर्मी चाहती थी RSF को अपनी फोर्स में शामिल करना। RSF को डर था कि उसकी पावर खत्म हो जाएगी। गोल्ड माइंस पर कंट्रोल, नए हथियारों की खरीद और देखते ही देखते 15 अप्रैल 2023 को सिविल वार शुरू हो गया। दोस्तों अब देश 2 हिस्सों में बंट चुका है। 2025 आते आते नक्शा कुछ ऐसा हो गया है। पूरा वेस्ट RSF के कंट्रोल में, नॉर्थ और ईस्ट आर्मी के कंट्रोल में, और विशेषज्ञ कहते हैं कई सालों में यहाँ से नया देश जन्म ले सकता है। तो असली दर्द किसका? इन 2 जनरल्स की लड़ाई की कीमत कौन चुका रहा है? आम लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग। अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। लाखों लोग भुखमरी की स्थिति में हैं। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी भूख संकट की चेतावनी दी जा चुकी है। यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं रह गई है। दारफुर में 2003 की तरह फिर वही खेल शुरू हो गया है। गांवों पर हमला होता है, पुरुषों की हत्या की जाती है, महिलाओं का शोषण होता है, पूरे गांव को जला दिया जाता है, मास ग्रेव कर दिया जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के अनुसार केवल एल जेनीना शहर में अप्रैल-नवंबर 2023 के बीच 9000 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई। और अब एल-फाशर में केवल 3 दिनों में 1,1500 से ज़्यादा लोग मारे गए, सिर्फ इसलिए कि वे फर मसालित जगावा ट्राइब से थे। इन सब का धर्म एक है, इस्लाम। फिर भी उनकी पहचान, उनकी नस्ल, उनकी भाषा की वजह से उन्हें ख़त्म कर दिया जा रहा है। और RSF के लड़ाके खुद वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों ज़रा सोचिए, दुनिया इंटरनेट पर उनके वीडियो देख रही है, जहां वे लाशों के बीच हंस रहे हैं, लोगों को मारते दिख रहे हैं, इसी सेलिब्रेशन की तरह मना रहे हैं। वही पुरानी सोच 2003 के जंजावीद मिलिशिया जैसी ये लोग खुद को कहते हैं। घोड़े पर सवार शैतान, विदेशी देशों का खेल। अब बड़ा सवाल, दुनिया चुप क्यों है? गोल्ड ट्रेड रूट लोकेशन, सऊदी UAE, मिस्र, रूस और कुछ पश्चिमी देश, सबका अपना फ़ायदा छिपा है।
किसी को गोल्ड चाहिए, किसी को रेड सी पर कंट्रोल, किसी को हथियार बेचने का बिजनेस, और बीच में पिस कौन रहा है? सूडान का आम इंसान। दोस्तों, ज़मीनी हालात वहाँ के ऐसे हैं कि वहाँ आज स्थिति यह है कि अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, स्कूल खंडहर बन चुके हैं, बच्चे मिट्टी खाकर जी रहे हैं, लोग गड्ढों के पानी पी पी कर जिंदा हैं, लाशें सड़कों पर पड़ी नजर आती है, और सबसे दुखद बात यह है कि भुखमरी और बीमारियों से मरने वालों की संख्या गोलियों से मरने वालों से भी ज़्यादा है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि यह लड़ाई कब खत्म होगी, इसका कोई पता नहीं, लेकिन एक बात तय है कि जब तक गोल्ड पावर और पॉलिटिक्स का खेल चलता रहेगा, सूडान के लोगों के लिए यह ज़मीन नसीब नहीं होगा, घर नहीं होगा, बल्कि एक खुला कब्रिस्तान बन चुकी है। और दोस्तों, यूएन ने साफ चेतावनी दी है कि इस युद्ध ने सूडान में सिर्फ बम नहीं छोड़े, भूख भी अपनी मार छोड़ दी है। लगभग 12.4 मिलियन लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। कुछ इलाकों में तो भूख इतनी गंभीर हो गई है कि कहीं कहीं अकाल फेमाइन की स्थिति बन चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह नष्ट हो चुकी है, कई अस्पताल बंद हो गए हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं। बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। कॉलरा, मलेरिया, डेंगू जैसे संक्रमण तेजी से फैल रहे हैं। बच्चों की हालत सबसे ज़्यादा नाजुक है। तीव्र कुपोषण, स्कूल बंद, असुरक्षित जीवन। दारफूर, जो पहले भी विवादों में रहा है, अब युद्ध की भेंट चढ़ा हुआ है। ऊपर से एल-फाशर पर घेरा है। आरएसएफ द्वारा कैब कंट्रोल बनाकर आपूर्ति को रोकने की कोशिश की जा रही है। वहाँ फूटकर भूख, बीमारी और यौन हिंसा का बुरा मंजर है। यूएन और एनजीओ की रिपोर्ट कहती है कि कई सिविलियन, खासकर महिलाएं, यौन निर्दोष हिंसा का शिकार हो रही हैं। हेल्थ केयर पर हमले बढ़े हैं। पानी और स्वच्छता की सुविधाएं टूट गई हैं, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। तो यूएन रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 30 जून 2025 के बीच सिर्फ दारफूर में कम से कम 3,384 नागरिकों की हत्या कर दी गई है। यह आंकड़ा सिर्फ दर्ज हुए मामलों का है, हकीकत इस बहुत ही भयानक हो सकता है। शरणार्थी पलायन और वापसी की आशा करते बैठे हैं। लाखों लोग घर छोड़ चुके हैं। कई पड़ोसी देशों में पारदर्शी बन गए हैं, शरणार्थी बन गए हैं। लेकिन थोड़ा बहुत फर्क दिखने लगा है कि कुछ इलाकों में लोग वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। ओएम की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच करीब 40,000 लोग अपने घर लौटे हैं। लौटने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन घर वही नहीं रहे। न तो स्कूल, न अस्पताल, न बुनियादी सुविधाएं। यूएन सेफ समेत अन्य एजेंसियों ने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। दुनिया कहाँ है और कहाँ नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मदद लेने के लिए जुट रही हैं, लेकिन पैसे की कमी एक बहुत बड़ी रुकावट है। दोस्तों, यूएन और अन्य एजेंसियां बार बार बंदूकबाजी बंद करने का आह्वान कर रही हैं, ताकि ह्यूमैनिटेरियन काफिले सुरक्षित जा सके। लेकिन बहुत इलाके ऐसे हैं जहां पहुंचना बेहद ही मुश्किल है, जैसे एल-फाशर, जहां रास्ते माइन, झगड़े और अन्य खतरों से भरे हैं। साथ ही रिपोर्ट है कि कुछ हत्याएं एथनिसिटी के आधार पर हो रही है। नॉन अरब ट्राइब्स को निशाना बनाकर अंतर्राष्ट्रीय असंतोष भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं दिखा जिससे युद्ध की आग पर पानी डाला जा सके। लेकिन दोस्तों, फिर भी एक उम्मीद की किरण जागी है। दोस्तों, सब बुरा ही नहीं हो गया है। वापसी की कोशिशें भी हो रही है। जैसा कि आईओएम ने बताया, कुछ लोग लौटने लगे हैं और यह दिखाता है कि लोग हार नहीं मान रहे। मानवतावादी आवाज़ें तेज हो रही हैं। यूनिसेफ, WFP, UNHCR और अन्य एजेंसियां लगातार कह रही हैं, हमें अंदर आने दो, हमें लोगों तक पहुंचने दो। दोस्तों, दुनिया की नज़र अब खुल रही है। यूएन ने चेतावनी जारी की है कि अगर समय पर मदद नहीं पहुंची तो और ज़्यादा मौतें हो सकती हैं। कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हथसन बंद हुआ और मदद आई तो हालात सुधर सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। और सच कहें तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं, यह उन परिवारों की है जिन्होंने सब खो दिया है। वो माँ जो अपने भूखे बच्चों को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। वो बूढ़े माँ बाप जो पलायन की थकान के बीच यादें गिनते हैं। पहले हमारा घर था, अब बस दर्द का रास्ता है।
वो बच्चे जिनकी हंसी रुक चुकी है क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं और भूख उनकी साथी बन चुकी है, और वो हजारों लाखों लोग जो रात में सोते समय भी डरते हैं कि कल फिर गोलाबारी होगी या मदद कब आएगी। दोस्तों, अगर पूरी दुनिया सच में चाहे तो शायद अभी भी रोका जा सकता है, लेकिन यह केवल मदद से नहीं होगा, विचार, नीति और दबाव की ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद यही है कि हमारी आवाज़ें, हमारी कहानियाँ और हमारी जागरूकता सूडान की ज़मीन पर पड़े लोगों की मदद करे, क्योंकि यह सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, यह मानवता की लड़ाई है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।